सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जिस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर का केस हर जगह सुर्खियों में था, वो अगस्त का महीना था और उसी अगस्त के महीने में कोलकाता से दूर महाराष्ट्र के बदलापुर में एक और इंसिडेंट हुआ था। बदलापुर के एक आदर्श स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा था 27 साल के एक उसी स्कूल के सफाई कर्मचारी के ऊपर, जिसका नाम अक्षय शिंदे। 12 अगस्त को यह वारदात हुई, 14 अगस्त को इसका खुलासा हुआ और 17 अगस्त को अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो भी तब जब लोगों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और जैसे कोलकाता जूनियर डॉक्टर को लेकर हो रहा था वैसे ही बदलापुर में शुरू हो गया, मुंबई में शुरू हो गया। तो काफ़ी सरकार और पुलिस पर इसको लेकर दबाव था। अब अक्षय शिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, पुलिस हिरासत मिली। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की गई करीब 10 दिनों तक। फिर अराउंड 26 और 27 अगस्त को पुलिस कस्टडी ख़त्म होती है और अक्षय शिंदे को जुडिशल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल भेज दिया जाता है। अब वो तलोजा जेल में बंद है। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी, पुलिस की जांच के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। लगातार वहाँ रैलियाँ, कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन, जो अपोजिशन पार्टी है उसने भी इसको इशू बना दिया। तो ये मामला कहीं से ठहर नहीं रहा था। जैसे कोलकाता वाला महीने भर तक चला, तो वहाँ भी बदलापुर के इस इंसिडेंट को लेकर तमाम गुस्सा था और लगातार ये हर रोज़ मुद्दा उठ रहा था। बल्कि अभी कल परसों भी एक रैली निकलनी थी बदलापुर में इसी इंसिडेंट को लेकर बच्चों के साथ। अब ये सारी कहानी आपको पता है। अब अक्षय शिंदे जेल के अंदर है, बाहर लोगों का गुस्सा है, लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है, बल्कि मुजरिम नहीं मुलजिम कहेंगे, क्योंकि जब तक इल्ज़ाम साबित कोर्ट में नहीं हो जाता। अभी वो जेल में है, अभी पुलिस की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, अभी ये मामला अदालत में जाएगा, उसके बाद बहस होगी, जिरह, दलील, सबूत, गवाह सब पेश किए जाएंगे और फिर फैसला आएगा। लेकिन इधर बाहर लोग गुस्से में हैं, सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, महाराष्ट्र पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं। लेट से एफआईआर क्यों किया, पूरी जांच पहले क्यों नहीं की, स्कूल प्रशासन पर भी, स्कूल प्रशासन को ही बदल दिया गया। अब लगा था कि धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और इसी बीच में 23 सितंबर यानी 2 दिन पहले, यानी कि मंडे, एक ऐसी चीज़ हुई जिसको लेकर आज महाराष्ट्र बल्कि मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबी बहस चली और बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो कहा वो शायद हमारे देश में चल रहे नए ट्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ कह गया। क्या कहा, क्यों ये बॉम्बे हाई कोर्ट की अचानक मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी जड़ में है एक एनकाउंटर। वही अक्षय शिंदे जिसको उस आदर्श स्कूल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, 10 दिन तक पुलिस हिरासत में रहा, फिर अब जुडिशल कस्टडी में तलोजा जेल में बंद है। उसी का कैसे एनकाउंटर होता है। अपने करियर में ऐसे एनकाउंटर की कहानी मैंने शायद नहीं सुनी, तमाम तरह की तो सुनी है, इस तरह वाली नहीं सुनी जैसे ये एनकाउंटर परसों हुआ है। पहले एनकाउंटर की कहानी पूरी डिटेल में, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करेंगे। जब अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया, उसके बाद अचानक अक्षय शिंदे की 2, 3 या 4 शायद बीवियां हैं। एक बीवी एक रोज़ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो अपनी वाइफ के खिलाफ, वह अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखाती है पुलिस स्टेशन में। और वो कंप्लेंट थी अपने ही हस्बैंड अक्षय शिंदे के खिलाफ अननेचुरल सेक्स या फिर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की। अब वो कंप्लेंट रख ली गई, इधर पुलिस कस्टडी ख़त्म, वो जुडिशल कस्टडी में है। अचानक 23 सितंबर को यानी 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय शिंदे की वाइफ की उस कंप्लेंट पर जागती है। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। 2:30 बजने से पहले क्राइम ब्रांच की टीम
अक्षय शिंदे की वाइफ की कंप्लेंट को लेकर कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि ये एक और शिकायत है उसके खिलाफ, तो हमें उससे पूछताछ करनी है, उसको इंट्रोगेट करना है, इसलिए उसे जेल से निकाल कर पूछताछ करने की इजाज़त दी जाए। अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी अगर जेल में चला गया और केस में कोई नया मोड़ आया, नई इन्फॉर्मेशन मिली है, नए सबूत गवाह हैं, तो फिर उसे जेल से निकाल कर पूछताछ की जा सकती है पुलिस हिरासत में, लेकिन वो अदालत की इजाज़त चाहिए। कई बार जेल के अंदर ही आपको पूछताछ कर सकते हैं, कई बार होता कि नहीं, उसे स्पॉट पे भी ले जाना, कहीं और ले जाना, तो आप बाहर भी ला सकते हैं। तो यही दलील दी क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई की और कहा कि हमें अक्षय शिंदे की वाइफ की कंप्लेंट पर उससे पूछताछ करनी है, तो इसलिए उसको तलोजा जेल से बाहर निकालना है। अदालत ने इजाज़त दे दी। अब अदालत ने इजाज़त दे दी, इसके बाद 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:30 बजे ठाणे में क्राइम ब्रांच का एक दफ्तर है। उस क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक जेल वैन या पुलिस वैन कहें, महाराष्ट्र में उसको पुलिस का डब्बा भी कहते हैं, बड़ी वाली जो गाड़ी होती है, तो एक जेल वैन तैयार। उस जेल वैन का ड्राइवर जो है वो एक एक्स सर्विसमैन है और उस वैन में अब 4 पुलिस वाले बैठते हैं। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जिनका नाम है संजय शिंदे, और ये इन चारों लोगों को लीड करते हैं क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर थे। इनके साथ जो 3 और पुलिस वाले थे वो इनके जूनियर थे। उनमें से एक था एपीआई नीलेश मोरे, एक हवलदार अभिजीत मोरे और एक और हवलदार हरीश तावड़े। तो हरीश तावड़े, अभिजीत, नीलेश और खुद सब इंस्पेक्टर संजय शिंदे उस जेल वैन में या फिर पुलिस वैन में बैठते हैं और क्राइम ब्रांच के दफ्तर से, ठाणे से तलोजा जेल के लिए निकलते हैं। तलोजा जेल पहुंचने में करीब इनको 1.5-2 घंटे का वक्त लगता है शायद। ये वहां पहुंचते हैं और ठीक शाम के 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जेल से निकालकर उसी वैन में बिठा देते हैं। अब उस वैन में बैठते हैं। जेल का वैन आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे। तो जेल के वैन में ये होता है कि आगे ड्राइवर है, कई फिल्मों में भी देखा होगा, और उसके बाद पीछे जालियां होती हैं और पीछे बंद, फिर बिल्कुल पीछे से दरवाज़ा खुलता है, उसमें लॉक वॉक लगा देते हैं। तो जो ड्राइवर है वो जेल वैन के अंदर पीछे की तरफ नहीं जा सकता आगे से, क्योंकि रास्ता नहीं है, वो पीछे ही जाना पड़ेगा। तो ड्राइवर बैठते हैं और ड्राइवर के बराबर में बैठते हैं संजय शिंदे। अब संजय शिंदे जो सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी छोटा सा इनका तारुफ परिचय करा दूं कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि मुंबई के जो बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए, जो बड़े नाम हैं, दया नायक हो, प्रदीप शर्मा हो, हेमंत करकरे हो, तो उनमें से प्रदीप शर्मा जिनके नाम 100 से ज़्यादा एनकाउंटर है, उन प्रदीप शर्मा के अंडर में संजय शिंदे ने काम किया हुआ है। अब 100 एनकाउंटर किया संजय शिंदे साथ में, तो सोचिए कितने एनकाउंटर में हिस्सा लिया होगा। तो वही संजय शिंदे जो एनकाउंटर एक तरह से का पार्ट रह चुके हैं टीम का, अक्षय शिंदे को लेने के लिए तलोजा जेल जाते हैं अपने 3 पुलिस वालों के साथ। अब उसके बाद वो गाड़ी में बैठे, संजय शिंदे ड्राइवर के बराबर में बैठते हैं और बाकी 3 पुलिस वाले वैन के अंदर अक्षय शिंदे को लेकर बैठ जाते हैं। पीछे से वैन का दरवाज़ा बंद है। अब गाड़ी चलती है। अब इनको लेकर जाना है ठाणे क्राइम ब्रांच के ही दफ्तर पूछताछ करने के लिए। अब वहाँ से ये गाड़ी चलती है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। अब इस पुलिस वैन या जेल वैन को तलोजा जेल से निकले हुए और चलते हुए लगभग 55 मिनट हो चुके थे। 5:30 ये गाड़ी तलोजा जेल से निकली और अब 6:25 का वक्त हो गया था शाम का, और ये गाड़ी उस वक्त मुंब्रा हाईवे से गुजर रही थी। मुंब्रा हाईवे में भी उस जगह से जहां पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं। ये वो इलाका है जो आमतौर पर बड़ा सुनसान रहता है, कोई बस्ती नहीं है, कोई दुकानें नहीं है। अब जब बस्ती नहीं है, दुकान नहीं है, इवन सड़क पे लाइट नहीं है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए बनाया गया, तो गाड़ियों की लाइट ही वहाँ पे लाइट होती है। सीसीटीवी कैमरा तो बहुत दूर की बात है, और पैदल चलने वाला तो अब भूल जाइए कि कोई विटनेस मिलेगा। यहाँ लूटपाट की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। तो अब 55 मिनट के बाद जेल से निकलते हुए हो चुका है, और ये गाड़ी पुलिस वैन अब उसी मुंब्रा बाईपास पर पहुंचती है। 6:25 का वक्त हुआ था। अचानक जेल वैन के अंदर से तेज तेज लड़ने की आवाज़ आती है। ये मैं एफआईआर की कहानी आपको बता रहा हूँ, जो संजय शिंदे ने खुद
एफआईआर में लिखवाया, यानी ये उनके बयान है, मेरे कहानी नहीं है। तो पहले उनकी, फिर इस कहानी के उनके झोल बताऊंगा। तो संजय शिंदे के हिसाब से 6:25 हुआ था। वो ड्राइवर के बराबर में आगे बैठे थे, पीछे वैन के अंदर 3 पुलिस वाले और अक्षय शिंदे। तभी 6:25 पर अचानक पीछे से शोर की आवाज़ आती है, उन्हें लगता है कुछ बात कर रहे हैं या चीख रहे हैं। लेकिन इसी दौरान फिर अचानक संजय शिंदे के मोबाइल पर घंटी बजती है। वो देखते हैं मोरे फ़ोन कर रहा है। अब मोरे वही जो एपीआई है, वो उसी वैन में बैठे हुए पीछे, लेकिन फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि वो उस वैन में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ड्राइवर की सीट पे आगे जाली है और सब कुछ लगा हुआ, आप पीछे जा नहीं सकते, वहाँ से खोल के रास्ता नहीं, वो पीछे से ही गेट खुलता है। जो जब मैंने शुरू में कहा कि जेल के जो वैन होते हैं उसी तरीके से होते हैं। तो मोरे फ़ोन करता है संजय शिंदे को। संजय शिंदे को वो कहता है कि ये अक्षय शिंदे जो है ये बहुत गुस्सा हो रहा, लड़ रहा, पूछ रहा है हमें क्यों जेल से हमें क्यों निकाला, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, अब तो मैं जेल में था, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और वो लड़ रहा है, हाथापाई करना चाह रहा है, तो आप देख लो। तो संजय शिंदे के हिसाब से जैसे ही मोरे का फ़ोन आया, उन्होंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, साइड में गाड़ी रुकवाते हैं, और वो खुद पीछे जाते हैं और पीछे का दरवाज़ा खोल कर अब उन 3 पुलिस वाले और अक्षय शिंदे के साथ बैठ जाते हैं उसी पुलिस वैन में। अब ड्राइवर आगे अकेला है, 4 पुलिस वाले हैं अंदर और एक अक्षय शिंदे है, वो आरोपी। अब गाड़ी चल रही है, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बैठे वो और भड़क गया। उसने कहा हमें बताओ कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें क्यों ले जा रहे हो। और उसके बराबर में मोरे बैठे थे, एपीआई। जो संजय शिंदे, उनका बयान है कि अचानक बात करते करते गुस्से में उसने, जो मोरे हैं एपीआई, उनके कमर पर हाथ मारी। कमर पे पैंट के नीचे उन्होंने अपनी सरकारी पिस्टल लगा रखी थी। अब वो पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगा। मोरे साहब बचा रहे हैं कि पिस्टल ना छीने, और वो छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान इस छीना झपटी में अचानक मोरे का वो पिस्टल जो है वो लोड हो जाता है, और लोड होने के बाद इसी छीना झपटी में वो पिस्टल से गोली चल जाती है, और वो गोली जो एपीआई मोरे हैं उनके बाएं पैर में जांघ के पास लगती है। इसके बाद वो नीचे गिर पड़ते हैं। अब पिस्टल अक्षय शिंदे के हाथ में है। फिर वो 2 गोली चलाता है इन 3 पुलिस वालों की तरफ। नसीब इतना अच्छा कि ये दोनों गोली कहीं और निकल जाती है, तीनों बच जाते हैं। अब ये देखकर कि उसके हाथ में पिस्टल है, वो गोली चला रहा है अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में रह चुके अचानक अपनी पिस्टल निकालते हैं और सीधे करीब से गोली चला देते हैं। उसके बाद जब गोली चलाते हैं, अक्षय शिंदे गिर जाता है। जेल वैन चल रही है। इसके बाद ये छत्रपति शिवाजी अस्पताल वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। जेल वैन वहाँ जाकर रुकती है। घायल मोरे को अस्पताल ले जाया जाता है, उसके बाद शिंदे को ले जाया जाता है। बाद में पता चला था शिंदे की मौत हो गई, और मोरे को भी जो गोली है वो पैर के पास, जांघ के पास लगी। लेकिन वो भी ठीक। जो बाकी 2 पुलिस वाले थे उनको भी एडमिट करा दिया गया। तो पूछा गया कि इन दोनों को क्यों कराया गया, तो पता चला कि इस गोलीबारी के चक्कर में उन दोनों का बीपी बढ़ गया और दोनों को एंग्जाइटी हो गया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। तो इस तरीके से अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हो गया। अब ये जो भी अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई, ये सुनी सुनाई नहीं है, ये बाकायदा उस एफआईआर की कहानी है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। मराठी में है ये एफआईआर। हमारी टीम में प्रवेश पांडे है मुंबई से, उसने इसका पूरा ट्रांसलेट किया है। तो ये संजय शिंदे सब इंस्पेक्टर, उनकी ज़ुबानी दिखाई गई एफआईआर का पूरी कहानी, एफआईआर की मजमून ये है कि इस तरीके से अक्षय शिंदे की मौत हो गई। अब आइए इस एफआईआर के बाहर की कहानी। आमतौर पर जब किसी जेल से किसी कैदी को निकाल कर हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो जैसा मैंने कहा अदालत से इजाज़त लेते हैं, उसके बाद आप जेल जाते हैं। 2 सूरत है, आप जेल में ही पूछताछ करें, नहीं तो बाहर निकाल कर ले जाए। जब बाहर निकालते हैं तो फिर प्रोसीजर ये है कि पहले आप उसका मेडिकल टेस्ट कराएंगे। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आप फिर कोर्ट को रिपोर्ट देंगे कि भैया ये बाहर है 24 घंटे के अंदर अंदर, और हमें इससे पूछताछ करनी है। ये सारे काम आमतौर पर 6 बजे से पहले हो जाते हैं। यहाँ पुलिस पहुँचती है 5:30 बजे लेने के लिए। अब 5:30 के बाद कौन सी अदालत बैठती है, वो कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ गई, वो अलग बात है।
उन्हें ऐसे मामलों में तो कभी बैठेगी नहीं। एक तो अदालत नहीं बैठेगी, दूसरी मेडिकल, उसके बाद तो आपको जल्दी थी क्या कि इतने शाम को आप लेने पहुंचे। आप आराम से सुबह जाते हो, उसके बाद लेकर निकल लेते, लेकिन ये शाम को पहुंचते हैं 5:30 बजे। पहली चीज़, क्यों? मुंबई पुलिस के पास या महाराष्ट्र पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है। अब दूसरे बड़े सारे इत्तेफाक होते हैं। इत्तेफाक ये कि जब ये सब कुछ झगड़ा हुआ, अक्षय शिंदे ने जब गुस्सा किया, अक्षय शिंदे ने जब मोरे की कमर से पिस्टल निकाली, उसके बाद पलट कर उसे गोली मारी गई, तो ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब ये पुलिस वैन उस मुमरा बाईपास के उस एरिया से गुजर रही थी जहाँ सबसे ज़्यादा सन्नाटा था, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, जहाँ कोई चश्मदीद नहीं, कोई गवाह नहीं, विटनेस नहीं, आगे पीछे गाड़ी नहीं। एक इत्तेफाक था। दूसरा, अमूमन पुलिस वाले ठीक ठाक होते हैं, हट्टे कट्टे भी होते हैं। इस वैन के अंदर 4 पुलिस वाले थे और एक अक्षय शिंदे। और अक्षय के बारे में जो हाईकोर्ट की कमेंट्स है वो ये है कि वो कमज़ोर है शारीरिक रूप से, शायद बनावट में, फिजिक में। अब 4 पुलिस वाले हैं, वो एक अकेला है। 4 पुलिस वाले मिलकर एक अक्षय पर काबू नहीं पा पाए उस वैन के अंदर। चलिए, कोई बात नहीं। जब पुलिस कहीं पे बाहर निकलती है, जब तक कि वो सिचुएशन ना हो, तो अमूमन जब आप किसी को लेकर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आमतौर पे सेफ्टी के लिए सरकारी पिस्टल सारे लॉक्ड होते हैं, अनलॉक नहीं होते, क्योंकि उससे खतरा होता है कभी भी फायर हो जाए। अब यहाँ सवाल ये है कि FIR में लिखा हुआ है कि छीना छपड़ी में गोली लोड हो गई। अब ये कैसे हुई है तो वही बताएंगे शिंदे साहब। दूसरा, अगर अनलॉक था तो उसको लॉक था तो अनलॉक करने में एक ताकत लगती है और बाकी उसकी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो उसे कैसे पता शिंदे को? इसका जवाब नहीं। ये सारे वो सवाल बता रहे हैं जो पुलिस से पूछे गए और उनका जवाब नहीं है, बल्कि हम लोगों के रिपोर्टर जो है, बाकी रिपोर्टर ने कमिश्नर साहब से सवाल किया, उनके जवाब नहीं है। तो अनलॉक्ड पिस्टल लेके आप कैसे घूम सकते हैं? चलो जी, एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, पुलिस वालों को। इसके बारे में आपको बताया हूँ कि अगर कभी ऐसा लगता है कि एनकाउंटर की नौबत है, मजबूरी है, तो अमूमन पहले पैर पे गोली मारी जाती है, और अगर सामने वाले के हाथ में हथियार है और आप करीब हो तो उसके हाथ पे भी आप गोली मार सकते हैं ताकि हथियार गिर जाए। लेकिन यहाँ बिल्कुल करीब से पहली गोली, एक ही गोली चली और सीधे सर में लगी। पुलिस के हिसाब से और FIR के हिसाब से जो अक्षय शिंदे है, उसने मोरे का पिस्टल छीन कर पहली गोली तो पैर में लगी, इसके बाद 2 और गोली चलाई। वो दोनों गोली कहाँ गई पता ही नहीं है, क्योंकि लगी तो है नहीं, लेकिन कहाँ गई उसका सबूत और सुराग पुलिस वाले ने ढूंढा ही नहीं ना, पता किया। तो ये भी अजीब बात है कि वो गोलियां गई कहाँ, जबकि चली 3 राउंड है। एक पैर में लगी, 2 कहाँ गई ये भी पता नहीं है। और सबसे कमाल की बात ये कि जब से ये छीना झपटी शुरू हुई वैन के अंदर, उस वक्त से लेके ये गोली चलने, चाहे मोरी घायल हुआ, मोरे जो API हैं, या फिर अक्षय के सर में गोली लगी है, वैन कभी नहीं रुकी। ये वैन भागती रही सड़क पर, और रुकी कहाँ? सीधे जाकर छत्रपति शिवाजी अस्पताल, जो कलावल शायद एरिया वहाँ पर है। अब ये कमाल की बात है, जबकि यहाँ पर भी ये तरीका और नियम ये होता है कि अगर शूट आउट हो गया, गोली चली, तो सबसे पहले तो आपके साथी को गोली लगी है अगर मान लीजिए, तो आप वहीं पे रोकेंगे, लोगों से मदद लेंगे या फिर फोर्स से मदद लेंगे, बैकअप लेंगे, जो लोकल पुलिस है वहाँ आप इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद आप आके जाएंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ होता रहा, लेकिन एक बार भी, सिवाय जब संजय शिंदे गाड़ी रुकवा कर पीछे जाते हैं अंदर वैन के, उसके बाद से ये गाड़ी सीधे अगर कहीं आकर रुकी है तो वो आकर अस्पताल में रुकी है, बीच में कहीं नहीं रुकी है। अब ये वो जो सारी चीज़ें थी, इसी के बाद अक्षय शिंदे के जो पिता है वो पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज लंबी बहस हुई, और जो हाईकोर्ट ने सारे सबूत और सारी चीज़ें देखी, FIR की कॉपी देखी, उसके बाद जो उनके कमेंट्स हैं वो ये है कि कम से कम ये इनकाउंटर तो नहीं है। अब इसका मतलब है, जो वो डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि इनकाउंटर नहीं है, तो इसका मतलब है सरकारी किलिंग, ये कत्ल है। अदालत ने सीधे सीधे सवाल पूछे
कि अगर 3 गोली चली तो बाकी के 2 कहाँ गए, आपने उन खोखों का क्या किया, कहीं से बराबर नहीं किया, जबकि वो क्राइम सीन और प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। आपने गोली पैर या हाथ में क्यों नहीं मारी, सीधे सर पे क्यों मारी? 4 पुलिस वाले थे, फिर भी आप चारों मिलकर उसको काबू क्यों नहीं पाए? और जो सबसे बड़ा मकसद मोटिव ये है कि एक बड़ा केस, आदर्श स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का ये बड़ा मामला है। अब उस मामले के बाद सारी पूछताछ आपने कर ली, उसको जेल भेज दिया, और अचानक उसकी 3-4 बीवियों में से एक बीवी सामने आकर उस पर एक एलिगेशन लगाती है, और आप आनन फानन में कहते हैं कि अच्छा इस पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और आप उसके बाद कहते हो कि इसको जेल से बाहर निकालना है। तो ये जो टाइमिंग और जेल से बाहर निकालने का मोटिव और बीवी का ये कंप्लेंट, ये बड़ा शक पैदा करता है कि बाहर लाने के लिए कोई ना कोई तो एक वजह चाहिए थी। तो वजह कहीं ये बीवी की कंप्लेंट तो नहीं थी, क्योंकि बाहर लाएंगे तभी फिर एनकाउंटर होगा। इन सारे सवालों को साथ आज हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की एक तरह से बहुत खिंचाई की, और 7 दिन के अंदर बहुत सारे सवाल दिए हैं और कुछ सबूत दिए हैं, और कहा कि ये सब लेकर आप आएंगे, और हो सकता है 7 दिन बाद कोई फैसला भी सुना दे हाईकोर्ट। तो इस केस में कम से कम मुंबई पुलिस फंसती भी नजर आ रही है। हालांकि एक दूसरा पहलू ये है कि अब हमारे देश में इस तरह के एनकाउंटर अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब लोगों को अदालतों पर भी शायद इतना वक्त लेते हैं, भरोसा तो रहा नहीं। हाथों हाथ इंसाफ चाहिए, सड़क पर इंसाफ चाहिए, बेशक वो पुलिस के हाथ क्यों ना हो। तो इसीलिए अब इनकाउंटर को लेकर ना सवाल किया जाता, ना उठाया जाता है, और कहा जाता है कि यही सही है। दूसरी तरफ जिस बम्बई हाईकोर्ट ने आज ये सारे सबूत और सवाल को लेकर सवाल खड़े किए, उस हाईकोर्ट को ये पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े करने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि ये अपने कम से कम बाकी अदालतों को तो ये मैसेज देना चाहिए कि अगर इंसाफ में इतनी देरी होगी तो ये जो ट्रेंड बनता जा रहा है ना, फटाफट ऑन स्पॉट इंसाफ, इसका चलन बढ़ेगा। तो इसके लिए अदालत ने बेशक महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की खिंचाई की, लेकिन जुडिशियल सिस्टम और अदालतों को भी खुद अपने अंदर गिरेबान में झांकना होगा कि ऐसे केस में अगर उतना ही लंबा वक्त लगेगा तो फिर काहे का इंसाफ, और तब ऐसी चीज़ें होंगी और लोग इस पर खुश होंगे। यही वजह है कि ये 12 अगस्त का मामला अभी भी बदलापुर में लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बदलापुर जैसे इंसिडेंट का बदला इस तरह से लिया जाए, ये क्या सही है या गलत है? आप लोग फैसला कीजिए। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज तस्सु, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तस्सु। और ये साजिद वोहरा उनकी बिटिया है, एंड थैंक यू सो मच मेल के लिए। आरवा पटेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरवा। और ये इश्क सूरती उनकी सिस्टर है। आरिफा नाना बाबा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरिफा। और ये अशरफ नाना बाबा की वाइफ हैं। साथ ही तनु कुमारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तनु जी। और ये मिथिलेश कुमार ने भेजा है। इसके अलावा बंशी खिमजी सागर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बंशी जी। और ये राजेश खिमजी जी की सिस्टर है नेपाल से। अंजलि, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि। और भेजा आदेश कुमार ने। इसके अलावा कृतिज्ञ दहाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृतिज्ञ। और ये कल्पना और विष्णु प्रसाद दहाल जी की बिटिया हैं। और कृष्ण दीप इनके भाई हैं, ये नेपाल से हैं। शायद अंजलि और आदर्श जी नेपाल से नहीं है। इसके अलावा किरण एंड राकेश नाग्याल, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है। और राकेश जी अपने सेना में हैं, तो हैप्पी बर्थडे किरण जी और राकेश जी। आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और इत्तेफाक से आज इनके बेटे आरफ का जन्मदिन भी है, तो आरफ